या आज की टेस्ट सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन ड्रामा को लेकर के बात करेंगे। अभी तक की क्लास में मैं एलिजाबेथन एज से शुरू किया था, शेक्सपियर के सोनेट को लेके बात किया। उसके बाद जॉन मिल्टन के सोनेट को लेकर के मैंने बात किया था, जॉन मिल्टन की पोइट्री पर थोड़ा बहुत बात हुई थी। फिर उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री, कैवालियर पोइट्री पे बात हुई, प्यूरिटन एज पर बात हुई, रेस्टोरेशन एज पर बात हुई, रेस्टोरेशन एज की पोइट्री पर बात हुई है, रेस्टोरेशन एज के प्रोज पर बात हुई थी। अभी जो बात होगी वो रेस्टोरेशन एज के ड्रामा पर बात होगी। जो रेस्टोरेशन एज है वो जो है 1660 ईस्वी में शुरू हुआ। रेस्टोरेशन एज को रेस्टोरेशन एज इसलिए कहा जाता क्योंकि जो चार्ल्स सेकेंड थे, चार्ल्स फर्स्ट के बेटे, वो फ्रांस से इंग्लैंड में उनकी वापसी 1660 को होती है और वो गद्दी पर इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं, इसीलिए इसको रीस्टोर कहा गया। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। तो ये जो समय है ये कब से कब तक का, 1660 से लेकर के 1700 तक का पीरियड रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रेस्टोरेशन एज का जो ये समय है, इस समय जो है आखिर क्या क्या चीजें हुई थी, लिटरेचर में क्या तब्दीली आई, क्या बदलाव आए, इस एज के कौन लोग इम्पोर्टेंट पोएट रहे हैं, उनको इस एज में समझने के लिए मैंने ये शीट आपके साथ शेयर किया है। तो आज की क्लास में किसको लेके बात होगी, रेस्टोरेशन ड्रामा को। जब भी आप रेस्टोरेशन ड्रामा को बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले की भी ड्रामा को समझने की कोशिश करें कि रेस्टोरेशन एज से पहले के ड्रामा की क्या हालत थी। रेस्टोरेशन एज से पहले अगर आप देखेंगे एज ऑफ जॉन मिल्टन में, तो ड्रामा की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? चूंकि 1642 में थिएटर को बैन कर दिया गया था। 1642 द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब 1642 में थिएटर को क्लोज कर दिया गया, तो थिएटर को क्लोज करने के बाद लोग ड्रामा वगैरह बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे थे, बल्कि उसकी जगह जो है क्या आप पे आ गया था, लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स आ गया, जिसमें पैराडाइज लास्ट हो गया, पैराडाइज रिगेन्ड हो गया, ये सब चीजें आई थी। ड्रामा में एक सैमसन एगोनिस्ट आया हुआ था जॉन मिल्टन का, जो ग्रीक ट्रेजिडी या ग्रीक जो ट्रेजिक मॉडल है उसको लेकर के लिखा गया था। आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर कि जब आप रेस्टोरेशन एज की बात करिए तो पहले आपको ये पता हो कि रेस्टोरेशन एज का डेट क्या है। 1660 से 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है, जो टाइम है, वो रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एज को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जॉन ड्राइडन लीडिंग पोएट थे इस एज के। लीडिंग मतलब बड़े पोएट में या बड़े राइटर में शुमार किए जाते हैं। और जॉन ड्राइडन एक प्रोलिफिक राइटर थे। ही हैज रिटन पोइट्री, ही हैज रिटन प्लेस, एज वेल एज ही वाज अ वेल नोन क्रिटिक। और कुछ समय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म का भी तमगा दिया। लेकिन जो पहलू है वो बात ये करना है कि जो थिएटर था, जो ड्रामा था रेस्टोरेशन एज में, उसकी क्या कंडीशन थी। तो उसकी कंडीशन ये थी कि ड्रामा 1642 ईस्वी में बैन कर दिया गया था रेस्टोरेशन एज से पहले, और इस वजह से लोग ड्रामा कम लिख रहे थे और लोग लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जैसे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखने की शुरुआत हो गई थी। और वो जो समय था रेस्टोरेशन एज से पहले, वो प्यूरिटन आइडियोलॉजी का, ओलिवर क्रॉमवेल का कॉमनवेल्थ पीरियड, उसमें सारा चीज बहुत कुछ ऐसा था कि जो धार्मिक पहलू था, उसी धार्मिक पहलू को स्पिरिचुअलिज्म, प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, प्यूरिटी ऑफ मतलब पायस या राइचियसनेस को लेकर के बात हो रही थी जो है। अब दूसरा चीज ये आता है कि अगर आप इन सारी चीजों को लेके बात करते हैं, तो जो रेस्टोरेशन एज है, उस रेस्टोरेशन एज में किंग चार्ल्स सेकेंड की वापसी फ्रांस से, और इंग्लैंड को की गद्दी पर बैठना 1660 ईस्वी में। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि जो जब वो फ्रांस से आए तो फ्रांस का जो लिटरेरी सेंसिबिलिटी थी, जो वहाँ का लिटरेचर था या वहाँ के लिटरेचर में जितनी चीजें हुई थी, उसको अपने साथ लाए और उन्होंने इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया, लागू भी किया। तो एक दूसरी खासियत आपको देखने को मिलेगी कि रेस्टोरेशन एज उसका वो सब चीजें। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसमें चार्ल्स सेकंड का पीरियड है और 1660 में हुआ। और इस रेस्टोरेशन एज में जो इंग्लिश ड्रामा आता है, वो दो तरह का इंग्लिश ड्रामा है। एक तो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, जिसे हम हीरोइक ट्रेजिडी भी कहते हैं, और दूसरा रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिसे आप कह सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर। तो दोनों चीजें, मतलब ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, लेकिन ट्रेजिडी में रेस्टोरेशन ट्रेजिडी
और जो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है उसको हम क्या कहते हैं, हीरोइक ट्रेजेडी भी कहते हैं, क्योंकि वह हीरोइक मीटर में लिखी गई है और उसका जो थीम है लव है, वैलर है, और साथ ही साथ उसमें ये दिखाया गया कि जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इज इंटेंजल्ड बिटवीन टू ड्यूटीज, वह दो तरह की ड्यूटी फॉर लव एंड ड्यूटी फॉर नेशन। उसमें दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो काफी करेजियस है, बोल्ड है, और उसमें शिवेलरिक रोमांस का भी कॉन्सेप्ट है, ब्रेवरी एक उसका कॉन्सेप्ट है, और वो ये दिखाया जाता है कि वो दो चीजों में उलझा रहता है। अपनी ड्यूटी नेशन के प्रति, कभी वह उसके प्रति बहुत तेजी के साथ भागेगा, फिर उसके बाद कभी वो अपनी ड्यूटी दिखाने की कोशिश करेगा, किसके प्रति दिखाने की कोशिश करेगा, जिसको वह लव करता है। तो एक अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, जॉन ड्राइडन ने एक ट्रेजेडी लिखा था एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, दैट वाज ऑल फॉर लव, और वो शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड ऑन था, और वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई एक एक्सेप्शनल हीरोइक ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। उसमें दिखाया गया कि एंटनी कैसे क्लियोपैट्रा को लव करता है, और एंटनी ऑल इन ऑल ऑफ द नेशन है, रोम का। तो जब वो लव करता है तो कभी वह जो है अपने लव के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, लॉयल हो जाता है, कभी वो अपने राष्ट्र के प्रति बीइंग यू कैन से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या राष्ट्र का सर्वे सर्वा होने के नाते वह राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को बहुत तेजी के साथ वहां अपना डेडिकेशन दिखाता है। तो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में अगर आप देखेंगे उसमें लव है, उसमें वैलर है, द हीरो या द प्रोटेगनिस्ट इज इंटेंजल्ड बिटवीन लव, बिटवीन द टू ड्यूटीज, लव एंड ड्यूटी टूवर्ड्स नेशन के प्रति, ये सारी चीजें रही है। तो उसी में से कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो रेस्टोरेशन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर 1660 द ड्रामा इन इंग्लैंड कॉल्ड, 1660 का मतलब रेस्टोरेशन एज। तो 1660 जो रेस्टोरेशन एज था, उस एज में जो ड्रामा आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम द रेस्टोरेशन ड्रामा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह ड्रामा जिस एज में आया उसी एज के नाम पर उस ड्रामा का नाम पड़ा, तो रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन ड्रामा में कौन सी दो चीज रही है? रेस्टोरेशन ड्रामा में मुख्य रूप से दो चीजें रही हैं, एक हीरोइक ट्रेजेडी और दूसरा कॉमेडी ऑफ मैनर। वन वाज हीरोइक ट्रेजेडी एंड सेकंड वाज कॉमेडी ऑफ मैनर। हीरोइक ट्रेजेडी को रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा गया, कॉमेडी ऑफ मैनर को जो है क्या कहा गया, रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि रेस्टोरेशन ड्रामा वाज ग्रेटली अफेक्टेड, रेस्टोरेशन ड्रामा ज्यादातर प्रभावित था बाय द स्पिरिट ऑफ द न्यू एज विच वाज डिफिशिएंट इन। कह रहे रेस्टोरेशन ड्रामा अपने समय से बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन उसमें कमी थी, बाय द स्पिरिट ऑफ द न्यू एज विच वाज डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मतलब लैकनेस, लेकिन उसमें कमियां थी। कौन सी कमियां थी? इमेजिनेशन एंड इमोशनल अप्रोच, रेस्टोरेशन ड्रामा में कल्पनाशीलता की कमी है, भावनात्मक विचारों के शेयर की कमी है, पोएटिक फीलिंग, और उसमें पोएटिक फीलिंग की कमी। बहुत ही सही क्वेश्चन बना हुआ है, इन दोनों की कमी है, तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन मैं एक एक उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं कि एक्चुअली में उसमें किन किन चीजों की कमी थी। तो यू विल कम टू नो जो रेस्टोरेशन ड्रामा है बेसिक रूप में, मुख्य रूप से उसमें दो चीजों की कमी थी, इमेजिनेशन की कमी है और इमोशनल अप्रोच टू लाइफ की कमी है। इमेजिनेशन एंड इमोशनल अप्रोच टू लाइफ की कमी रही है। क्या कमी रही? इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता की कमी का मतलब रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में या रेस्टोरेशन ड्रामा में इस तरह की काल्पनिक बातें, रोमांस, लव, या आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक यूटोपिया, या आप कह सकते हैं कि और चीजों की अनडाउटली इसकी कमी रही, और इमोशनल अप्रोच की भी कमी रही, पोएटिक फीलिंग की भी कमी रही, बोथ ए एंड बी आंसर। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन की ड्यूरिंग रेस्टोरेशन द कॉमन पीपल स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच मूवमेंट। रेस्टोरेशन एज के समय जो कॉमन पीपल थे वो किस इन्फ्लुएंस में थे, या उनका क्या होता? ड्यूरिंग रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन पीरियड में द कॉमन पीपल, जो आम आदमी है, स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस, वह प्रभाव में था, ऑफ विच मूवमेंट, किस मूवमेंट के प्रभाव में था? रियलिज्म, प्यूरिटेनिज्म, ह्यूमनिज्म। तीन मूवमेंट आपके सामने। रियलिज्म जो रियलिटी क्या के ग्राउंड पर आधारित है, और जो रियलिज्म मूवमेंट रहा है ये विक्टोरियन एज में आता है। प्यूरिटनिज्म जो मूवमेंट है जॉन मिल्टन के समय में आता है। ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट था या आइडियोलॉजी थी वो रिनेशा में आता है। तो सवाल ये होता है रेस्टोरेशन जो पीरियड के लोग हैं या जो कॉमन आदमी था
वह अभी भी किस मूवमेंट के अंतर्गत था? श्योरली वह उसी मूवमेंट के अंतर्गत रहेगा जो उससे पहले घटित हुआ है। तो रेस्टोरेशन एज से पहले जो मूवमेंट घटित हुआ था उसका नाम प्यूरिटेनिज्म था, जिसके स्टांच सपोर्टर, घोर सपोर्टर किसके थे? जॉन मिल्टन थे। और इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं। तो आंसर बी इज इंपॉर्टेंट, प्यूरिटेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग रेस्टोरेशन वाज। कह रहे हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है ड्रामा का रेस्टोरेशन पीरियड के समय वो क्या था? द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा, जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा है रेस्टोरेशन पीरियड के समय वो क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर, सटायर, ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर। अगर मैंने आपको यही बताया रेस्टोरेशन पीरियड में दो ड्रामा, एक तो हीरोइक ट्रेजेडी, दूसरा कॉमेडी ऑफ मैनर, उनमें से जो सबसे पॉपुलर रही वो क्या रही है? कॉमेडी ऑफ मैनर रहा है। और कॉमेडी ऑफ मैनर जो है एक ऐसा कॉमेडी था जो मैनर ऑफ आप कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेटिक लाइफ का, जो थोड़ा सा उच्च कुलीन वर्ग था या अपर मिडिल क्लास में जो थोड़ा सा पैसे वाला था, उनका मैनर क्या है, उनके जीने का तरीका क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनका खान पान क्या है, उन सब चीजों को लेकर के बात करता। तो कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन एज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा था। और उसमें जो है अपर मिडिल क्लास के मैनर, एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे उनकी लाइफ, उनका जो है तरीका, जीवन शैली, उसको लेकर के बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट्रेट द सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ द डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, इट्स गेटी, फॉपरी, इंसोलेंस एंड इंट्रीग ड्यूरिंग रेस्टोरेशन। कह रहे हैं कि वह कौन सा ड्रामा है जिसने पोर्ट्रेट किया, पोर्ट्रेट में चित्रण किया, किसका चित्रण किया? द सोफिस्टिकेटेड लाइफ, शानदार जीवन को, ऑफ द डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज में वो सोसाइटी जो डोमिनेंट थी, प्रभावशाली थी। तो डोमिनेंट सोसाइटी कौन थी? अपर मिडिल क्लास। डोमिनेंट सोसाइटी कौन थी? आपका एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अपर क्लास। उनके जीवन शैली को, उनके जीवन शैली में क्या था? गेटी था। उनके जीवन शैली में क्या था? फॉपरी था। उनके जीवन शैली में क्या था? इंसोलेंस था। उनके जीवन शैली में क्या था? इंट्रीग था। ये जितने वर्ड आए हुए हैं ये सारे वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी। उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस थी। उनकी जो जीवन शैली थी उसमें लस्ट था, उसमें पैशन था, उसमें मोरालिटी नहीं थी, गुडनेस नहीं था, वर्च्यू नहीं था, बल्कि डाउनफॉल ऑफ गुडनेस, वर्च्यू एंड मोरालिटी थी। वे जो है फिजिकल रिलेशन भी किसी दूसरे के वाइफ के साथ बना सकते थे, बना लेते थे, या उनके इंट्रीगिंग था। इस तरह के षड्यंत्र जो है देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो मैनर जो जो था उस जमाने का, या उस जमाने के का जो समाज था, उस समाज में जो डोमिनेंट क्लास था उसके मैनर को कौन प्रेजेंट करता? कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर ने डोमिनेंट क्लास मीन्स अपर मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, उनकी लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, लस्ट हो गया, पैशन हो गया, वे ऑफ लिविंग हो गया, कल्चर हो गया, मैनर हो गया, एटीट्यूड हो गया, उन सबको प्रेजेंट किए। क्वेश्चन नंबर 6 है द जनरल टोन ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर। कह रहे हैं जो सबसे सामान्य टोन है रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर ड्रामा वाज मोस्ट एप्टली डिस्क्राइब्ड बाय। इसको सबसे खूबसूरत ढंग से किसने प्रेजेंट किया? जो रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर जो ये ड्रामा था इसको सबसे खूबसूरत ढंग से सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया? बेन जॉनसन ने। ना तो शेक्सपियर ने, ना पीबी शेली ने। बेन जॉन इसमें गलत दे रहा है, ये आंसर ही गलत है, बेन जॉनसन होना चाहिए था। अगर सॉरी, ये जो पीबी शेली दे रहा है, अगर इन तीनों ऑप्शन में आप देखेंगे तो इन तीनों ऑप्शन में बेन जॉनसन होना चाहिए। और अगर आप इन तीनों ऑप्शन को छोड़ करके आप बात करते हैं तो दो नाम आता है, शेरिडान, SHERIDAN, शेरिडान, और कांग्रीव। इन दो लोगों ने प्रेजेंट किया। अगर ये होता तो मैं इन्हीं ऑप्शन के साथ जाते, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन तीनों ऑप्शन में बात करेंगे तो बेन जॉनसन। और अगर आप रेस्टोरेशन एज की बात करेंगे कि रेस्टोरेशन एज का जो कॉमेडी ऑफ मैनर है उसमें जो है जो जनरल टोन रेस्टोरेशन एज का रहा है उसको किसने प्रेजेंट किया? तो शेरिडान और कांग्रीव ने। लेकिन रेस्टोरेशन एज से पहले अगर किसी ने कॉमेडी ऑफ मैनर को कुछ बात किया था तो वो बेन जॉनसन।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पीरियड वाज स्पेशलाइज्ड इन हीरोइक ट्रेजिडी। वह कौन सा पीरियड था जो हीरोइक ट्रेजिडी में स्पेशलाइज्ड था। एंडेड हैप्पीली, जिसका खात्मा हैप्पीली हुआ। एंड वर्च्यू वाज ऑलवेज रिवार्डेड, और जिसमें वर्च्यू को हमेशा इनाम दिया गया। प्यूरिटन पीरियड था, रेस्टोरेशन पीरियड था, बोथ ए एंड बी। हीरोइक ट्रेजिडी रेस्टोरेशन एज में आई है, केवल रेस्टोरेशन एज में, इसीलिए उसको रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है। और हीरोइक ट्रेजिडी को हीरोइक ट्रेजिडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह हीरोइक मीटर में लिखा गया। और हीरोइक मीटर का क्या मतलब है, हीरोइक मीटर का मतलब होता है हीरोइक कपलेट। आयाम्बिक पेंटामीटर को हीरोइक मीटर कहा जाएगा। और इसकी खासियत क्या थी, इसमें जो है ये दिखाया गया कि जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, उसकी दो ड्यूटीज है। वह कभी अपनी ड्यूटी या लॉयल्टी दिखाता अपने लव के प्रति, और कभी जो है वह जो है किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वहां का वहां का आप कह सकते हैं कि जनरल हो सकता है, वहां का सेनापति हो सकता है, वहां का डिक्टेटर हो सकता है, वहां का बॉस हो सकता है, ऑल इन ऑल हो सकता है। तो उसकी अपनी लॉयल्टी जो है राष्ट्र के प्रति भी होती है। इन दोनों उलझनों के बीच वो अपनी जिंदगी गुजारता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका कौन रहा है, जॉन ड्राइडन का प्ले ऑल फॉर लव, जो शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि हीरोइक ट्रेजेडी किस एज की है। ये आपका रेस्टोरेशन पीरियड था। अब बात कर रहे हैं विलियम कॉन्ग्रीव, द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट कैरेक्टरिस्टिक, द मोस्ट गिफ्टेड अमंग ऑल द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट। कह रहे रेस्टोरेशन एज के जो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, विलियम कॉन्ग्रीव। अभी मैंने इन्हीं का जिक्र किया था, यद्यपि वहां पे ऑप्शन दे दिया था पीबी शेली। मैंने आपको क्लियर किया कि वहां पे क्या होना चाहिए था, विलियम कॉन्ग्रीव। तो रेस्टोरेशन एज के जो बड़े ड्रामेटिस्ट थे, जो कॉमेडी ऑफ मैनर से जुड़े थे, उनका नाम विलियम कॉन्ग्रीव था। Who wrote all his best plays before he was 30 years of age। करें कि 30 साल से होने से पहले, 30 की उम्र को छूने से पहले, 30 की उम्र को क्रॉस करने से पहले किस राइटर ने अपने बेहतरीन प्ले लिखे हुए हैं, विलियम कॉन्ग्रीव। इसीलिए उनको उस एज का महान ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। विलियम कॉन्ग्रीव ने 30 की उम्र को पार करने से पहले कुछ बेहतरीन प्लेज लिखे हुए। विलियम कॉन्ग्रीव वेल नोन कॉमेडीज, विलियम कॉन्ग्रीव की जो सबसे अच्छी कॉमेडीज है वो कौन कौन सी है, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों उनका जो है क्या है, बेहतरीन कॉमेडी है। लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, आंसर बी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विलियम कॉन्ग्रीव किससे जुड़े हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी से या कॉमेडी ऑफ मैनर से। 30 साल की उम्र पूर्ण करने से पहले उन्होंने कुछ बेहतरीन कॉमेडी लिखी है। उनकी कुछ कॉमेडीज का नाम लव फॉर लव 1695 में आई है, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 ईस्वी में आई है। लव फॉर लव 1695 में, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 ईस्वी में आई है। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ द रिमार्केबल स्टाइल हु इज पुट एट द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा। करें कि जो एक रिमार्केबल स्टाइल, ऑन अकाउंट ऑफ द रिमार्केबल स्टाइल हु इज पुट एट द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा। अगर स्टाइल, ड्रामा में जो स्टाइल यूज किया गया, अगर उसके आधार पे देखा जाए तो कौन जो है सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट आएंगे, सर्वोच्च शिखर पर किस ड्रामेटिस्ट को पहुंचाया जाएगा, दैट इज विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव। जॉन ड्राइडन, द चीफ प्रोटेगोनिस्ट एंड राइटर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी वॉज। करें कि जो मुख्य प्रोटेगोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है, और साथ ही साथ एंड राइटर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, और जो हीरोइक ट्रेजेडी के राइटर है वो कौन है, द चीफ प्रोटेगोनिस्ट, जो मुख्य प्रोटेगोनिस्ट है, एंड राइटर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, और जो हीरोइक ट्रेजेडी के राइटर हैं वो कौन है, दैट इज जॉन ड्राइडन। वो जॉन ड्राइडन है। तो रिमेंबर दैट द चीफ प्रोटेगोनिस्ट, जो चीफ प्रोटेगोनिस्ट है, और जो राइटर है हीरोइक ट्रेजेडी के, उनका क्या नाम है, जॉन ड्राइडन। उनका नाम जॉन ड्राइडन। तो दिस इज चीफ प्रोटेगोनिस्ट एंड राइटर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन एज के मुख्य राइटर और हीरोइक ट्रेजेडी के सबसे बड़े राइटर जॉन ड्राइडन। इन्हीं का प्ले है जो अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उस प्ले का क्या नाम है, ऑल
फॉर लव, वो किस पर आधारित है? शेक्सपियर की क्लियो एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। और ऑल फॉर लव किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। यह एक एक्सेप्शनल ट्रेजिडी है, हीरोइक ट्रेजिडी है, वरना ज्यादातर जो लिखी गई वो किस में लिखी गई? वरना ज्यादातर जो लिखी गई है वो आपका उसमें लिखी गई है, आप कह सकते हैं कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई, हीरोइक कपलेट में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना। ये तो ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीजें आपको चलनी है। जॉन ड्राइटन का, विलियम कॉन्ग्रीव का, उस समय की स्टाइल का, हीरोइक ट्रेजिडी का, हीरोइक कॉमेडी का, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है अंडर विच लीडरशिप, किसके नेतृत्व में द हीरोइक ट्रेजिडी डोमिनेटेड, हीरोइक ट्रेजिडी फली फूली, डोमिनेट का मतलब होता है यहाँ पे फली फूली बढ़ी, द एज फ्रॉम 1660 टू 1678, 1660 से लेकर के 1678 के बीच में किसके नेतृत्व में हीरोइक ट्रेजिडी फली फूली आगे बढ़ी? दैट इज जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइडन हीरोइक ट्रेजिडी, या ड्राइडन का जो हीरोइक ट्रेजिडी है वो कौन कौन सा है? ड्राइडन का हीरोइक ट्रेजिडी कौन कौन सा है? टायरेनिक लव है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा, दोनों ये जॉन ड्राइडन। ड्राइडन हीरोइक ट्रेजिडी प्ले वॉज, इसके अलावा ऑल फॉर लव भी मैंने आपको बताया। तो जॉन ड्राइडन ने कई हीरोइक ट्रेजिडी लिखा, औरंगजेब के भी नाम से उन्होंने लिखा, औरंगजेब, टायरानिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लव, ये सारा का सारा जो है उनका रहा है। टायरानिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा, औरंगजेब, बोथ ए एंड बी, ये सब चीजें रही। ऑल फॉर लव को भी मैंने आपको बताया, आगे आ ही रहा है। द प्ले ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव जो 1678 ईस्वी में प्ले आया, ये किस पर आधारित है? शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर आधारित है ये, और इस किस में लिखी गई है? हीरोइक ट्रेजिडी में लिखी गई है। इसके अलावा और क्या बात बताई गई है? इसके अलावा ये बात बताई गई कि यह जो ट्रेजिडी है, यह एक ऐसी ट्रेजिडी है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई, एक्सेप्शनल। इसका जो मेन कैरेक्टर है कौन है? मेन कैरेक्टर एंटनी है, और हीरोइन कौन है? क्लियोपैट्रा है। दोनों के बीच लव अफेयर दिखाया गया है। लेकिन जो हीरो है उसकी दो ड्यूटी है, वह राष्ट्र का सर्वे सर्वा है, तो वह उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति भी है, लेकिन वो अपने लव को भी प्राप्त करना चाहता है। अंत में दोनों अपने जीवन को लव के लिए त्याग देते हैं, और लव जो है विजय प्राप्त करता है किस पर? और तमाम जिम्मेदारियों पर। तो लव को श्रेष्ठ दिखाया गया, और यह किस पर आधारित है? शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर। ऑल फॉर लव के राइटर कौन है? जॉन ड्राइडन। इसके पहले दो क्वेश्चन आपको और बता दिए जॉन ड्राइडन के और कौन से प्ले हैं जो इस तरह से रहे। हाउ ड्राइडन टर्न्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द कन्वेंशंस ऑफ द हीरोइक ट्रेजिडी, ड्राइडन अपने आप को कैसे टर्न करते हैं? हाउ ड्राइडन टर्न्स, ड्राइडन अपने आप को कैसे टर्न करते हैं? हिमसेल्फ अपने आप को, अवे फ्रॉम द कन्वेंशन, जो पारंपरिक हीरोइक ट्रेजिडी थी, अपने आप को पारंपरिक हीरोइक ट्रेजिडी से अलग ले जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। He does not give a happy ending to this play. Yes, सबसे उन्होंने अपने प्ले में हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। जॉन ड्राइडन ने अपने हीरोइक ट्रेजेडी में हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया, यह वो परंपरा से अलग हट करके काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमेडीज, जो उस समय की और कॉमेडीज लिखी गई है। द वाइल्ड गैलेंट, फिर उसके बाद है एथेरिस द कॉमिकल रिवेंज। एथेरिस ये आपका उसका नाम है, ड्रामेटिस्ट का। एक एथेरिस एक कॉमेडियन थे, उनका ड्रामा है द कॉमिकल रिवेंज आर लव इन अ टब। वाइकरली एक कॉमेडियन है, उनकी कॉमेडी है द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ये सब पूछे जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस समय जो कॉमेडीज लिखा गया उसमें एक कॉमेडीज का नाम है वाइल्ड गैलेंट। उसके बाद सर जॉर्ज एथरीज है, एथरीज की कॉमेडी है द कॉमिकल रिवेंज आर लव इन अ टब। वाइकरली द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर आर रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक क्वेश्चन गलत है।
ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ऑप्शन जॉन ड्राइडन, ये कॉमेडी है, कॉमेडी में जॉन ड्राइडन का कॉमेडी में कोई खास योगदान नहीं रहा। ये सारा जो चीज लिखा गया है, ये देखिए इसके राइटर का नाम ऑलरेडी बता दिया गया। क्या बता दिया गया है कि वाइकरली, वाइकरली ड्रामेटिस्ट का नाम है। उनकी उनकी जो है ड्रामा का क्या नाम है, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर, ये दो हो गया। एथरीज की प्ले का क्या नाम है, द कॉमिकल रिवेंज आर लव इन अ टब। वाइल्ड गैलेट के राइटर का नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। ये चीजें रही हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वाइल्ड गैलेट। लेकिन ये जो आंसर दिया गया गलत, इसमें ये पूछा जाना चाहिए था कि वर रिटेन बाई नहीं, वर रिटेन इन विच एज, एक किस एज में लिखा गया, तब ऑप्शन आता रेस्टोरेशन एज में। क्योंकि राइटर का नाम तो ऑलरेडी दे दिया गया, ये कॉमेडी इनकी इनकी, यहाँ पे एज पूछा जाना चाहिए था, तो ये पूरा ऑप्शन गलत है। इसमें पूरे 21 एज में लिखा गया। उसके बाद ये लास्ट का थोड़ा सा है, मैं अपनी प्रीवियस क्लास में रेस्टोरेशन पोइट्री को लेके बात किया था। तो रेस्टोरेशन जो पोइट्री की खासियत है, सैटिरिकल है, रियलिस्टिक है। और रेस्टोरेशन पोइट्री के जो बड़े राइटर हैं जॉन ड्राइडन है, उस समय की जो पोइट्री है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। उसके डोमिनेटिंग फिगर रेस्टोरेशन पीरियड के का ये रहा। एंड ही मेड हिज मार्क इन द फील्ड्स ऑफ पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। So all these things you see, all these things you come to. So I think I have to conclude it here. कोई किसी का अगर इशू होगा तो यू कैन जस्ट सी या टेल